जोहार झारखंड। आज हम केंद्रीय बजट 2023-22 पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रावधान जो भारतीय अर्थव्यवस्था की नई दिशा दशा तय करेगी, उसके बारे में वन लाइनर के रूप में आपके सामने मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सामान्य जानकारी के रूप में आपको लाभदायक साबित होगी। स्वास्थ्य बजट 137% बढ़कर 2,23,846 करोड़ रुपया किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। BPCL पवन हंस एयर इंडिया का विनिवेश किया जाएगा। विनिवेश से 2.25 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। LIC का IPO भी इसी साल लाएंगे। 2023-22 बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC बढ़ाते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपया प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपया प्रति लीटर रखा गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस काबुली चने पर 30%, मटर पर 50%, मसूर दाल पर 5% और रुई पर 5% बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी घटा दी है। ऐसे में उपभोक्ता के लिए इसकी कीमत पर प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ेगा। 2023-22 में कृषि ऋण लक्ष्य तो 16.5 लाख करोड़ रुपये तक किया जा रहा है। स्वामित्व योजना तो देश भर में लागू किया जाएगा, जो इसी साल शुरुआत की गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें 22 नए फसलों को शामिल किया गया है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। 5 फिशरी हार्बर तो आर्थिक गतिविधियों के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। 34.83 लाख करोड़ होगा सरकार का कुल खर्च 23-22 में। 5.54 लाख करोड़ रुपये बजट में पूंजीगत खर्च यानी विकास कार्यों पर खर्च के लिए रखे गए हैं। 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज से जुटाएगी सरकार, जो सरकार के कुल आमदनी का 36% होगा। बाकी पैसे टैक्स और लाभांश से आएंगे। राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में GDP के 9.5% तक पहुंच सकता है। नए वित्त वर्ष में इससे 6.8% रहने का अनुमान। बजट 6 स्तंभ स्वास्थ्य, पूंजी और बुनियादी ढांचा, समग्र विकास, नवाचार और अनुसंधान तथा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर आधारित है। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शेयर बाजार अर्थव्यवस्था का सही तस्वीर पेश नहीं करता है। 75 सालों से ऊपर के पेंशन भोगियों तो रिटर्न से छूट, आयकर से नहीं। 3 साल पहले तक के ही आयकर आकलन मामले खोले जा सकेंगे। होम लोन ब्याज पर कर योग्य आय से 1.5 लाख की कटौती रहेगी जारी। पहली बार पेपरलेस बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। टैबलेट से पढ़ा बजट भाषण, सांसदों को मिली बजट की डिजिटल कॉपी।
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा तो 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए तुच्छ वाहन, तल पुर्जे, मोबाइल फोन के पार्ट्स और सौर उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। वहीं तुच्छ आयातित उत्पादों पर नया कृषि संरचना और विकास उपकर लगाया गया है। बजट के 6 स्तंभ: स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवाचार और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। मिनिमम वेज तोड़: 50 करोड़ श्रमिकों को लाभ, सभी तरह के श्रमिकों को हर महीने मिल सकेगी न्यूनतम मजदूरी। बीमा या भविष्य निधि आदि से जुड़े लाभ भी दिए जाएंगे। श्रमिकों को जानकारी एकत्र करने के लिए लॉन्च होगा पोर्टल। हेल्थ इज वेल्थ मिशन पोषण 2.0 होगा शुरू। निमोनिया जैसे संक्रमणों के खिलाफ टीकाकरण अभियान। खुलेंगे क्रिटिकल केयर अस्पताल, सभी जिलों में इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित होगी। नर्सिंग संस्थाओं में प्रवेश को दुरुस्त बनाने के लिए पेश होगा बिल। साफ सफाई शुरू होगा। स्वच्छ भारत 2.0 अभियान, शहर के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत, 50,000 करोड़ आवंटित किया गया। स्वच्छ भारत 2.0 अभियान के लिए 1,41,678 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया। 500 अमृत शहरों में 2,87,000 करोड़ से तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। विनिवेश: 2 सार्वजनिक बैंकों का होगा निजीकरण। आईडीबीआई के अलावा 2 सार्वजनिक बैंकों और 1 साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण होगा। बीपीसीएल, एयर इंडिया शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलांचल इस्पात लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस और अन्य कंपनियों का होगा विनिवेश। स्वैच्छिक स्क्रैपिंग नीति: वाहनों का फिटनेस जरूरी। निजी वाहनों तो 20 साल होने पर और वाणिज्यिक वाहनों तो 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। इस नीति से 10,000 करोड़ रुपये के नए निवेश की संभावना और रोजगार के 50,000 अवसर सृजित होंगे। 6.48 करोड़ हुए आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या। कृषि शेष 2.5%। कृषि बुनियादी ढांचा, उपकर, सोना चांदी, डोरवार, सोने और चांदी के मिश्र धातु पर। छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के उद्देश्य से विवाद समाधान समिति डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल गठित की जाएगी, जो फेसलेस होगी और दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक का ब्याज पर अतिरिक्त छूट जारी रखा है। अब 31 मार्च 2022 तक नया मकान खरीदा तो टैक्स से छूट मिलती रहेगी। इसके लिए आयकर कानून में नया सेक्शन 80 EEA जोड़ा गया था।
होम लोन के ब्याज पेमेंट पर पहले से सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। वहीं प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का छूट मिलता है। अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI हो सकेगी। पहले सिर्फ 49% तक ही इजाज़त थी। रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी और नियंत्रण की अनुमति के लिए सरकार बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करेगी। प्रस्तावित नई संरचना के तहत बोर्ड में ज़्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे, जबकि कम से कम 50% निदेशक वास्तव में स्वतंत्र निदेशक होंगे। निवेशकों के लिए एक चार्टर बनाया जाएगा। नई संरचना बनाकर फंसे कर्जों का निपटारा किया जाएगा। इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने फंसे कर्ज के प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। बैंक में जमा बीमा कवर तो पहले ही 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब जमाकर्ताओं की मदद के लिए सरकार DICGC अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में ही एक विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय बजट 2020-21 के प्रस्तावों के मुताबिक 10 करोड़ के ऊपर के कारोबारियों को एक व्यक्ति से सालाना 50 लाख से अधिक की खरीदारी पर 0.1% TDS काट कर निर्धारित समय पर सरकार को जमा करना होगा। यह प्रावधान तब लागू नहीं होगा अगर उस व्यक्ति ने उपरोक्त ट्रांजैक्शन पर कारोबारी को TC कलेक्टेड एट सोर्स काट रखा होगा। स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अध्ययन में सामने आया कि जिन लोगों की नौकरी बीते साल आए कोरोना वायरस की वजह से अप्रैल मई में चली गई थी, उनमें 20% लोगों को अभी नौकरी वापस नहीं मिली है। सरकार एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। सरकार के इस समय इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट टैक्स लेने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से डीवैल्यूएशन बढ़ेगा। अमेरिका लगातार कस्टम ड्यूटी कम करने तो कह रहा है। एक तरफ आप विदेशी निवेश तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। दीर्घकालीन विकास वित्तीय संस्थान DFI की स्थापना हेतु 20,000 करोड़ रुपये का पूंजी का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने बजट के लिए 30,42,230 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिसे बढ़ाकर अनुमानतः 34,50,305 करोड़ रुपये कर दिया गया। वहीं वित्त वर्ष 2023-22 के लिए भी 34,83,236 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। रेलवे का इस समय फोकस लाइनों के विद्युतीकरण पर है और रेलवे की योजना है कि दिसंबर 2021 तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करना है। मार्च 2023 तक जितने दबाव वाले रूट हैं, वहां रेलवे की गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने पर जोर है। लगभग
34,642 किलोमीटर तक रूट में देश का 96% ट्रैफिक चल रहा है। उस तो डबल तरना और विद्युतीकरण भी करना है। तर की जो रीअसेसमेंट है उसे 6 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया है। मेजर टैक्स इवेशन देश है, अर्थात जहां राशि 50 लाख से ऊपर की हो सकती है, उस देश में इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। हमारे देश विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस विदेशों से धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू हो गए। वित्त वर्ष 2023-22 में खाद्यान्न, उर्वरक और एलपीजी तथा केरोसिन पर सब्सिडी का खर्च बिल 43% घटाकर 3.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 बातों पर फोकस किया: प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबीइंग। हमारे यहाँ स्वास्थ्य तंत्र 3 स्तरों पर बटा हुआ है: प्राथमिक, सामुदायिक और उच्च स्तर के स्वास्थ्य केंद्र। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अगर विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता और जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी तो बड़े अस्पताल का बोझ कम हो जाएगा और मरीजों को भी सहूलियत होगी। कुपोषण जैसे गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए भी पोषण अभियान की शुरुआत की जाएगी। बच्चे, देश, समाज और माँ बाप के लिए भविष्य के आधार हैं। जनगणना पर 3,726 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। कोरोना के कारण 2023 में जनगणना स्थगित है। 1 करोड़ और लाभार्थियों को मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ। अब तक 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत अभी 32 राज्यों को 69 करोड़ लोग लाभान्वित हैं। आने वाले समय में पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग और समन्वय के लिए एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली की स्थापना की जाएगी। ईवीएम से जुड़ी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यूनिट खरीदने तथा पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने पर निर्वाचन आयोग को धन देने के लिए विधि मंत्रालय को 1,005 करोड़ रुपये मिले हैं। मतदाता चुनाव पत्रों के लिए 7.20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग को 249.16 करोड़ मिले हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 42 शहरों को 2,217 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 470 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिए गए हैं। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे हवा को स्वच्छ करने पर। 14,793.66 करोड़ रुपये विज्ञान मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं। 1,897.13 करोड़ रुपये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को मिले हैं।
देश भर में नियोमोटोटल वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। इससे हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। नियोमोटोटल वैक्सीन निमोनिया, सेप्टिसिमिया और मोनिपाइटिस जैसे घातक बीमारियों के खिलाफ प्रभावी है। स्वदेशी नियोमोटोटल वैक्सीन अभी केवल 5 राज्यों तक सीमित है। शहरी स्वच्छता मिशन पर 1,48,000 करोड़ रुपये 5 साल में खर्च किए जाएंगे। संपूर्ण पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। इनके स्थान पर मिशन पोषण 2.0 शुरू की जाएगा। 112 जिलों में न्यूट्रिशन कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा। 2700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। जल जीवन मिशन अर्बन के लिए 50,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। इस मिशन के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के 2,800 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिया जाएंगे। 50,000 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस बार के बजट में 11,689.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को 1177.77 करोड़ रुपये मिले हैं। 250 करोड़ रुपये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को मिले हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए 38 करोड़ रुपये आवंटित। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। यह योजना 6 साल के लिए होगी। इस पर 64,180 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। नई और आने वाली बीमारियों की पहचान और उनका इलाज करने के लिए नई संस्थाएं बनाई जाएगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। 70,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। 17,788 ग्रामीण, 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। इनके अलावा 11 राज्यों के सभी जिलों में जांच केंद्र और 3,382 ब्लॉक में स्वास्थ्य सेंटर बनाए जाएंगे। 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल तो और मजबूत किया जाएगा। साथ ही 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। वहीं 33 मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट को मजबूत किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा, जिसके तहत 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब बनाए जाएंगे। 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी खुलेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तो 71,268.77 करोड़ आवंटन। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग तो 2,663 करोड़ आवंटन। आयुष मंत्रालय तो 2,970.30 करोड़ आवंटन। पेयजल और स्वच्छता विभाग तो 60,030 करोड़ आवंटन। जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग तो 9,022.57 करोड़ आवंटन। आदिवासी मंत्रालय तो 7,524 करोड़ आवंटन, जिसमें से 2,393 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे आदिवासी शिक्षा पर तथा 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के विकास पर।
ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में 22 बर्बाद होने वाले फसलें तो लाए जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपये और डाले जाएंगे माइक्रो इरिगेशन फंड में। सिंचाई की तकनीकों को नाबार्ड के तहत दिया जाएगा बढ़ावा। 2023-22 में कृषि ऋण लक्ष्य तो 16.5 लाख करोड़ रुपये तक दिया जा रहा है। अब स्वामित्व योजना तो देश भर में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन ऋण स्कीम तो ऐलान किया गया। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किए जाने की घोषणा है। नया एग्री इंफ्रा सेस 2 फरवरी 2023 से लागू हो गया। 2.5% से 100% तक लगाया गया है सेस। कच्चे तेल पर 17.5% कृषि सेस, कच्चे तेल पर 17.5%, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है। ग्राहकों कीमतों का अतिरिक्त भार न पड़े, इसके लिए इन पर बेसिक सीमा शुल्क में कटौती की गई है। इन चीज़ों में सेब 15%, इलेक्ट्रॉनिक पेय पदार्थ 100%, कच्चे खाद्य तेल 15%, कोयला 1%, अमोनियम नाइट्रेट 2.5%, मटर 10%, काबुली चना 30%, चना 50%, मसूर 20%, पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर सेस लगाया गया है। कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय तो वर्ष 23-22 के लिए 5.63% अधिक यानी 1,31,531 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से पीएम किसान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन, जिसके तहत सरकार पंजीकृत किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रदान करती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संवर्धन योजना पीएम आशा के लिए आवंटन तो अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY प्रति बूंद अधिक फसल के लिए 4,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया। देश में 5 नए फिश हार्बर शुरू करने की योजना है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटूघाट को फिश हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सीवीड पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और एक्वाकल्चर उत्पादन के साथ ही अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भी दूसरे स्थान पर है। साल 2018-19 के दौरान देश का मछली उत्पादन 137 करोड़ टन था, जिसमें अंतर्देशीय क्षेत्र का योगदान 95 लाख टन और समुद्री क्षेत्र का योगदान 41 लाख टन था। बजट 2020-21 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 3,289.13 करोड़ रुपये दिए गए। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी पशुगणना के मुताबिक देश में गायों की संख्या 14.51 करोड़ है, जबकि गोधन करीब 18.25 करोड़ हो गई है। देश में भैंस की आबादी 10.98 करोड़ है। दुधारू पशुओं गाय और भैंस की आबादी 12.53 करोड़ है। असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागान कर्मियों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। इस फंड को चाय के बागानों में काम करने वाले खासकर महिलाओं और उनके बच्चों के लिए देने रखा गया है। महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत 20 से जुड़ा योजनाओं से महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाने के लिए कृषि उड़ान स्कीम ताम PPP मॉडल पर होगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। 20 लाख किसानों लाभान्वित
होंगे। 15 लाख किसानों तो ग्रिड पंप तो भी सोलर से जोड़ा जाएगा। उर्वरता बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा। रासायनिक खाद के इस्तेमाल तो कम किया जाएगा और इसके संतुलित इस्तेमाल कैसे किया जाए इस बारे में जानकारी दी जाएगी। दूध, मांस, मछली समेत जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को बचाने के लिए वातानुकूलित किसान रेल कोच चलाए जाएंगे। बागवानी के लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर आगे बढ़ा जाएगा। बागवानी से जुड़े किसानों के लिए जिला स्तर पर योजना लाई जाएगी। उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। खेती और सिंचाई के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2.83 लाख करोड़ का आवंटन है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपया हैं। देश में मौजूदा वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज तो नाबार्ड अपने अंडर में लेगा। इस नए तरीकों से डेवलप किया जाएगा। नए वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज भी खोले जाएंगे। इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा। 1000 और मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। 5 बंदरगाह कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटवा घाट तो मत्स्य बंदरगाह के रूप में किया जाएगा विकसित। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के लिए 40,000 करोड़ आवंटन किया गया। देश भर में सरकार 100 नए सैनिक स्कूल बनाएगी। इन स्कूलों का निर्माण PPP मॉडल पर किया जाएगा। 4 करोड़ SC और ST छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए वित्तीय मदद बढ़ाई गई है। 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से टक्कर देने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में करीब 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूलों में बदलेगी। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। NGO की मदद से 100 सैनिक स्कूल चलेंगे। पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा पर 38,350 करोड़ रुपये का आवंटन। स्कूली शिक्षा पर 54,873 करोड़ रुपये का आवंटन। हर वर्ग के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू करने की घोषणा की है। यह प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को लाभ मिलेगा। श्रमिकों के लिए एक खास पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए गिग वर्कर्स, भवन एवं निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। ऐसे श्रमिक जो अस्थायी रूप से कार्यरत हैं, इनमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं, उन्हें भविष्य निधि, स्वास्थ्य और समूह बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। मिनिमम वेज कोड बिल तो 2019 में ही पास कर दिया गया था। इसमें अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों उबर, ओला, स्विगी और जोमेटो जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स व्यवसाय से जुड़े कर्मचारी शामिल होते हैं। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की थी। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। यह पहल संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ साझेदारी में की जा रही है, जिसके तहत प्रमाणित कार्यबल के परिनियोजन के साथ कौशल योग्यता का आकलन, समीक्षा और प्रमाणीकरण किया जाएगा। कर्मचारियों के भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा योगदान को जमा करने में देरी करने वाले नियोक्ता अपने आप में कर कटौती का दावा नहीं कर सकेंगे। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद लगभग 43,000 करोड़ रुपये का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 6800 करोड़ रुपये और नवोदय विद्यालयों के लिए 3800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता पेश करने का प्रस्ताव
सेबी तो गोल्ड एक्सचेंज के नियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। बृहद एकीकृत कपड़ा क्षेत्र एवं परिधान मित्र पार्क पर विचार चल रहा है। ये पार्क 1000 एकड़ से अधिक भूखंड पर स्थित होंगे। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, साझा सुविधाएं और शोध एवं विकास लैब भी होंगे। लघु उद्योग मौजूदा 50 लाख के पूंजी आधार को बढ़ाकर 2 करोड़ होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इतरा की रिपोर्ट के मुताबिक विमानन कंपनियों को इस साल कुल 23,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ से 3500 किलोमीटर मदुरई कोल्लम और चित्तूर थाचुर कॉरिडोर बनेगा। केरल में 65,000 करोड़ से 1100 किलोमीटर मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर बनेगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ से 675 किलोमीटर कोलकाता सिलीगुड़ी सड़क का सुधार कार्य होगा। असम में 19,000 करोड़ से NH निर्माण होगा। टायर 1 से जुड़े हुए इलाकों और टायर 2 सिटी में मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो की नई तकनीक से जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध होगी। यह कम लागत में मेट्रो में सफ़र का समान अनुभव देती है। 11.5 किलोमीटर के फेज 2 कोच्चि मेट्रो रेलवे के लिए 1957.05 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 118.9 किलोमीटर के चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज 2 के लिए 63,246 करोड़ रुपये का आवंटन होगा। 58.19 किलोमीटर के बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज 2A और फेज 2B के लिए 14,788 करोड़ रुपये का आवंटन होगा। 5,976 करोड़ रुपये नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए और 2,092 करोड़ रुपये नासिक मेट्रो के लिए आवंटन किया गया। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का रिकॉर्ड राशि की घोषणा थी। इसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित हैं। पूंजीगत व्यय से रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्री सुविधाओं के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए रुपये खर्च होंगे। पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारों EDFC और WDFC जून 2022 तक चालू हो जाएंगे। इसरो के साथ उपग्रह के जरिए 6500 ट्रेनों की निगरानी की व्यवस्था होगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि PPP सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत 150 और निजी ट्रेन तेजस ट्रेन चलेगी। विस्टा डैम कोच ट्रेन, किफ़ायती थर्ड AC कोच, स्मार्ट कोच, तापमान नियंत्रित प्रणाली पर काम किया जा रहा है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरे होंगे। यात्रियों के लिए विस्टा डैम LHB कोच लगाए जाएंगे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मार्च 2022 तक देश में 8500 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट का आवंटन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना का भी घोषणा थी। 5 साल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का लक्ष्य 60,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार करने का है, जिसमें 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे होंगे। इनमें 9,000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे और 2,000 किलोमीटर के सामरिक सीमा और तटवर्ती सड़कें होंगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है।
प्रोडक्शन से इंसेंटिव तो जोड़ने के साथ विदेशी निवेशों तो लुभाने और विदेशी उत्पादों के साथ मजबूती से मुकाबला कर सकेगा। ऐसा होने पर भारत अपने अंदरूनी बाजार के साथ विदेशों में अपना सामान बेच सकेंगे। 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। इससे बाहर के निर्माताओं को भारत में उत्पादन करने के लिए अलग से फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी छोटा या मध्यम निर्माता भारत में आकर फैक्ट्री की जगह किराए पर लेकर तुरंत उत्पादन चालू कर सकेगा, जिससे उसका खर्च बचेगा। इससे पहले मलेशिया, थाईलैंड, चीन और 80 के दशक में ताइवान जैसे देश में इस तरह की योजनाओं से अच्छी बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। सरकार से बजट में सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों MSME को विकसित करने के लिए 15,700 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सरकार 20,000 करोड़ की पूंजी से एक विकास वित्त संस्थान DFI स्थापित करेगी। दीर्घकालिक कर्ज देने वाला यह नया वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय अवसंरचना विकास कार्यक्रम के लिए 2025 तक अनुमानित 111 लाख करोड़ की वित्तीय जरूरत को देखते हुए अहम कदम होगा। DFI को पेशेवर चलाएंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 7,000 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। NEP का एक अनूठी पहल है जिसके तहत देश भर में विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे सभी नागरिकों की जीवन शैली सुधरेगी। सरकार प्रमुख क्षेत्रों के विस्तार के लिए वैश्विक तौर पर अग्रणी उद्यमियों को तैयार करने तथा उन्हें पोषित करने एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-22 से अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। इसमें निजी वाहनों तो 20 साल होने पर और कमर्शियल वाहनों तो 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। यह नीति देश के आयात लागत को कम करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन को कम खपत करने वाले वाहनों को बढ़ावा देगी। इस नीति के दायरे में 1 करोड़ से अधिक हल्के, मध्यम एवं भारी वाहन आएंगे। पुराने वाहनों को तबार घोषित करने की नीति है। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली 188 मैच में कप्तानी की और 41 शतक मारे। रिकी पॉन्टिंग 324 मैच में कप्तानी की और 41 शतक बनाए। ड्रीम स्मिथ 286 मैच में कप्तानी की और 33 शतक बनाए। स्टीव स्मिथ 93 मैच में कप्तानी की और 20 शतक बनाए। माइकल क्लार्क 139 मैच में कप्तानी की और 19 शतक बनाए। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 452 एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा है। सबसे अधिक 92 एकलव्य विद्यालय उड़ीसा के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उड़ीसा में कुल 119 विद्यालय हो जाएंगे। झारखंड में कुल 69 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इससे पूर्व यहाँ 23 विद्यालयों का संचालन हो रहा है। जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय की शुरुआत 1997-98 में हुई थी। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय स्तर की पढ़ाई होती है। केंद्र सरकार ने तय किया है जिस प्रखंड में जनजातीय आबादी 20,000 से अधिक या कुल आबादी का 50% होगा, वहाँ एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अभी भारत देश भर में 288 एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं। धन्यवाद।